चलो, तो कल हमने कंपैरिजन में देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया और इंडिया, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेजर डिफरेंस है। इनकी जो कंट्रीज हैं, सोशल फिनोमेना है पूरा, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन से पॉलिटिकल फिलोसॉफी को ये लोग एक्सेप्ट करके कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पर मेन डिस्कस करते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो क्योंकि मेन हमारा चैप्टर वही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या सारी चीज़ें। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, 9 दिसंबर को 1946 में फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, संविधान सभा की पहली बैठक। 10 दिसंबर को दूसरी, 11 दिसंबर को तीसरी, 12 दिसंबर को चौथी और 13 दिसंबर को पांचवी। 9 to 23 दिसंबर में टोटल 19 सिटिंग्स होती हैं और पहला सेशन कंप्लीट हो जाता है। इस पहले सेशन में ओवरऑल हमारा विजन क्लियर हुआ था कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, अब जब इंडिया का 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली सिटिंग होती है तो सर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आइडेंटिफाइड सम मेजर प्रॉब्लम्स फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द बिगिनिंग ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। संविधान लागू होने से पहले बनाना पड़ा, बनाने 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो जिस संध्या को देश आज़ाद होता है उससे पहले ही हम संविधान बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 8 महीने पहले संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया था और 9th मंथ में हमारा पूरा का पूरा जो है देश आज़ाद हो चुका था। अगस्त को, दिसंबर 1946 को हमने संविधान बनाना शुरू किया, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। इट मीन्स कि 9 मंथ पहले ही हमने काम शुरू कर दिया था। पहली प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया के सामने? कास्ट एंड रिलीजन, जाति एंड धर्म। सर भारत कास्ट एंड रिलीजन के नाम पर बहुत खतरनाक तरीके से डिवाइडेड था, ऐसा नो? अब समझेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी कास्ट हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सर कैसे काम चलेगा? एक व्यक्ति है वेरिंगटन मूर का कहना था कि यार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा और इतने बड़ी डाइवर्सिटी को कैसे संभालोगे आप। बड़ी से बड़ी कंट्री देख लो आप, यूएसए एक लैंग्वेज बोली जाती है, डेट इज इंग्लिश। ब्रिटेन इंग्लिश बोली जाती है और आयरिश बोली जाती है, 2 लैंग्वेजेस का खेल है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फ्रांस में 2 से 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। भारत आओ, भारतीय बोलते हैं आओ भारत जरा हम तुम्हें बताएं लैंग्वेज क्या होती है। हम लोग ही नहीं समझ पाते हमारी लैंग्वेजेस। अगर एक भोजपुरी को और बुंदेलखंडी को आमने सामने खड़ा कर दो तो लट टूट जाएंगे, है कि नहीं? अगर जाट से आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा ये गुस्से में ही बात कर रहे हैं, ये कभी भी हाथ छोड़ सकता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे जाट लोग वहाँ पे हमारे कनेक्टेड है, बहुत जाट, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे बात करते हैं, ऐसे घर वाले कभी ऐसे सुन लिया तो बोलते हैं ये कौन गुस्सा कर रहा है पीछे। अरे गुस्सा नहीं, बात कर रहा है घर पे। ये हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। साउथ इंडिया चले जाओ, किसी कोई समझ में नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेजेस आपको समझ में नहीं आई। इतना डाइवर्स कंट्री है ना। इसके सामने पहली चीज़ क्या थी? कास्ट। सर हम कास्टेज में बहुत ज़्यादा डिवाइड है, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा डिवाइड। हमने कहा पूरा देश एक है, नागास ने कहा नहीं साडा हक ऐथे रख, नागा रेबेलियन हो गया। उन्होंने कहा हम काहे तुम्हारे पार्ट है, हमें तलाक चाहिए तुमसे, हम तो अलग रहेंगे। नागा बोडोलैंड बना दो हमारे लिए, नागालैंड अलग कर दो, हमें इस देश में रहने नहीं है। और भी बहुत सारे, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सोशल सेपरेशन में कास्टिज्म का जो इथनिसिटी है इंडिया की, इथनिसिटी मतलब निर्जातीयता। निर्जातीयता का सिंपल टर्म होता है कि सर हमारा देश भाषा, लैंग्वेज, कास्ट, धर्म, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेस पर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, सुनो। तो जो डिवीजन है, जो इतनी डाइवर्सिटी है, उसी डाइवर्सिटी को हम कहते हैं इथनिसिटी, निर्जातीयता। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतनी ज़्यादा इथनिसिटी है इंडिया में, तो कैसे हमें एक संविधान में सबको बांध लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसा बनाएं कि सबको समेट लें, एक साथ है सब सद है। हाउ इट इज पॉसिबल? बट कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने इसे प्रैक्टिकली लागू भी कर दिया और आज चल भी रही हैं सब चीज़ें।
तो ये बैरिंगटन मूर करके एक व्यक्ति थे, बैरिंगटन मूर ने कहा कि भाई इंडिया के लिए तो बहुत टफ है ये सारी चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है, बट फिर भी हमने इसे करके दिखाया कि वी आर इंडियंस एंड वी कैन डू एवरीथिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर हमारे सामने। आर्थिक पिछड़ापन की कम बड़ी समस्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन। एक वर्ग ऐसा है जो आज भी फुटपाथ पर सोता है, उसके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, बच्चों को जाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे भीख मांगते हैं सड़कों पर। माँ बाप 4 बच्चे इसलिए ज़्यादा पैदा करते हैं कि 4 बच्चे भीख मांगे तो 400 रुपये ज़्यादा दिन का आ जाएगा। ये इंडिया की कंडीशन थी। और 1950 में जब हम आज़ाद हुए थे तब तो हम कुछ और थे। ये सब जो आप देख रहे हो इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि छत के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। ये कल्पनाएं नहीं थी सर। इतना बैकवर्डनेस थी इंडिया में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हम देश को कैसा मॉडल दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देश का मॉडल रखना पड़ेगा ना। कैपिटलिज्म अप्रोच रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो डिसाइड करेगा हमारे देश की इकोनॉमी कैसे जाएगी। कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कम्युनिस्ट नेशन है तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें प्रमोट करना होगा। अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन थे, ऐसा नो। तो आर्थिक पिछड़ापन वॉज अ मेजर प्रॉब्लम। देन द अनदर प्रॉब्लम वाज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों का एकीकरण। क्या ये बड़ी समस्या नहीं थी? 562 देश थे, एक देश थोड़ी था। इन 562 कंट्रीज को आपस में यूनाइट करने का काम किया आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष जैसे हम कहते हैं भारत के। उन्होंने 4 टेक्निक फॉलो की। सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉलोज द 4 टेक्निक टू इंटीग्रेट द नेशन। मस्ट 562 princely states in this country and the 4 tools were साम दाम दंड भेद। 4 तरीकों का प्रयोग करके उन्होंने कहा आ जाओ सब इधर आओ, मैं देखता हूँ। हाँ भाई किसको बाहर जाना है? हैदराबाद से कहा तुझे पाकिस्तान जाना है, ऑपरेशन पोलो। पोलो के 18 ग्राउंड थे हैदराबाद में, तो उसको कॉन्कर करने के लिए, उसको भारत में मिलाने के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो चला दिया। हरि सिंह ने कहा हम नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे भारत में नहीं जाओगे तुम? कबालियों ने जब हमला किया तो भागते आए कि भैया बचा लो, मर जाएंगे। भेजी गई यार, गाजर मूली की तरह काट दिया था कबालियों को। नेहरू जी को थोड़ा सा धैर्य नहीं हुआ तो बोले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे मुद्दा, तो ले गए। आज भी डला है। पहले तो ठीक था, अब तो मैप से ही हिस्सा हट गया। पहले तो फिर भी, अब तो आप नया मैप भारत का गूगल पे डाल दो, वो पूरा का पूरा जो भारत का शीश था वो काट चुका है। दोनों ऊपर के शीश हमारे कटे मिलेंगे आपको मैप ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल लेवल पर भी वो चीज़ एक्सेप्टेड। यूनाइटेड नेशन के मैप पर भारत का वो हिस्सा कटा हुआ है। ये समस्या है ना सर, ठीक है। और भारत में एक और बड़ी समस्या थी, सांप्रदायिक विभाजन, कम्युनल डिवीजन। और कम्युनल डिवीजन तो इस देश की जड़ों को खोखना करने वाला इशू है ना। आज भी ये फुलफिल नहीं हो पाया। कम्युनल डिवीजन में ही तो हमने सेपरेशन ऑफ इंडिया देखा, डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया देखा। पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बन गया ऐसी कम्युनल डिवीजन कारण, बांग्लादेश बन गया। और आज हमारे सुरक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च हमें इन 2 देशों से प्रोटेक्शन में ही करना पड़ता है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हर आज 2, 3, 4 साल में एक ना एक बार हमें छोटी मोटी झड़प, और 20-25 साल में एक बड़ी लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी पड़ती है। हमने 65 का युद्ध झेला, 71 का झेला, 99 कारगिल का झेला, 2015 में हमने युद्ध झेला, 14-15 में अभिमन्यु को जब हम लेकर आए थे। और फिर इसके बाद ये वाला 19 का झेला, सॉरी, ठीक है। फिर अभी 2025 में फिर हमारी झड़प हो गई पहलगाम हमले के बाद। पुलवामा हो, उरी हो, पहलगाम हो, ये सब क्या पार्टीशन के आउटकम्स नहीं है? दीज आर द आउटकम्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वी आर फेसिंग टिल टुडे। 2025 चल रहा है सर, 1947 में पार्टीशन हुआ था। आज भी हमारी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है? नहीं हो पाई। PSIR फैक्ट के दम पर नहीं चलता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स बनाने पर आपका ध्यान होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं जो बोलूँगा मैं बताऊँगा कहाँ से क्या लिखना शुरू करना है, वो आप लिखना शुरू करना। जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ वो आपका मन है, आप लिखते रह जाना, ठीक है, कोई इशू नहीं। PSIR में फैक्ट का कोई रोल ही नहीं है। पूरा का जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये एक एक शब्द PSIR आंसर राइटिंग का खेल है।
जो मैं बोर्ड पर पॉइंट लिख रहा हूँ वो आपके कीवर्ड्स है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इन चीज़ों को मैं इंटीग्रेट करके लिखाऊंगा। अभी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दूँ, चीज़ों का बेस बना दूँ, फिर मैं लिखाना शुरू करूँगा थोड़ा थोड़ा। तो ये समस्या थी हमारे सामने, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। अब भारत का जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, दे सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वॉरोइंग बैग, उधार की थैली है सर ये। क्यों इसे वॉरवर्स बैग कहा जाता है? हमारे सामने दो विकल्प थे। द फर्स्ट ऑप्शन वॉज इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ऐसा और नो? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आपने पढ़ा भी होगा कि लगभग 70% पार्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अंग्रेजों ने जो हमें सिखाया उसको 70% अडॉप्ट किया हमने। मतलब वो 70% हमारा नहीं है, वो कौन देकर गए हमें? ब्रिटिशर्स देकर गए। जो आज इस देश में पॉलिसी, नियम, कानून चल रहे हैं, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, ये किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है। उनका उपकार है हम पर, उनने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें दे दी। रेल दे दी, यूपीएससी दे दी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो और ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए ब्रिटिशर्स का कि यार क्या बढ़िया लोग थे, यूपीएससी दे गए, आईएएस, है ना, ब्यूरोक्रेसी हमें वो देकर गए हैं। हमारे यहाँ क्या चलता था? फला फला पधार रहे हैं, खड़े हो जाओ सब लोग, राजा महाराजा आते थे सब खड़े हो जाते थे। अब नहीं पधारता कोई फला फला, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ग्रैंडेल ऑस्टिन एक बड़े इतिहास वो रहे हैं, राजनीतिककार, उन्होंने भारतीय संविधान की एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैंडेल ऑस्टिन ने एक बात साफ कही थी कि यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं देखकर समझता हूँ कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कवर अप करने के लिए, सबके हित की बात करने के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी, और किताब लिखने के बाद वो क्या कहते हैं, जो बातें मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कहना चाहता था वो बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने प्रीएम्बल में ही लिख दी। जो बात मैं एक किताब में नहीं कह पा रहा उतनी बातें उन्होंने एक प्रीएम्बल में लिख दी। तो सोचो हमारी प्रीएम्बल कितनी बेहतरीन है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, 5 प्रकार की फ्रीडम है, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, तथा उन सब में व्यक्ति की एकता, इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल, यूनिटी ऑफ द पीपल, एंड राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए आज एतद द्वारा मिति माक्षी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, एनेक्ट और अडॉप्ट करते हैं। क्या बढ़िया प्रीएम्बल है ना हमारी, सब कुछ कह दिया। राज्य के कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं। जस्टिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। द 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इंप्लीमेंट तो हो जाए एक बार, ढंग से इंप्लीमेंट तो नहीं हो पा रही है ना। यूनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की एकता चाहता है। बट हाउ इट इज पॉसिबल सर? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। लेकिन वी ऑलवेज रिपीट द स्लोगन दैट इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सुनते हैं? अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में। तो यही है जो इस देश को बांध कर रखता है। ग्रैंडेल ऑस्टिन की बहुत तारीफ करता है, ब्रिटिश राइटर है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक किताब लिखी, उसका नाम रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है मैं अपनी किताब में वो बातें नहीं कह पाया जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने किसमें कह दी? प्रीएम्बल में कह दी। अब प्रीएम्बल हम पढ़ेंगे बहुत ब्रॉडली, एक अलग से चैप्टर 2 दिन में आपको प्रीएम्बल ही पढ़ाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऑप्शन थे सर हमारे पास एक ऐसा देश था यूएसए, which has the world's first written constitution, but only there are 7 articles and compiled in 39 pages.
the constitution of USA is not capable to express or explain the societal phenomena of India, the political structure of India. भाई 7 आर्टिकल में आप इंडिया जैसे देश के लिए तो नहीं बना सकते ना, तो हमारे सामने एक तो क्लियर कट मोशन था, सब कुछ लिखेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज ये भी थी, हम अनपढ़ गवार भी तो हैं, ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भूलनी थोड़ी चाहिए, हमें हर समय याद रखनी चाहिए कि भारत एक अनपढ़ गवार देश है 90% मायनों में। हाँ, इसरो, नासा, आर्मी, इन चीज़ों में अगर एग्जाम्पल हम हटा दें तो भारत अनपढ़ गवार देश। अब हम वो प्राउड वो फील करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, वही तो सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म है ना, वो होना चाहिए। लेकिन जो हम सड़कों पे करते हैं, कचड़ा कूड़ा, देश में रेप हो रहे हैं, अभी वंदे भारत की ट्रेन निकल जाए पत्थर उठा के मार दिए, वंदे भारत के सारे शीशे फूटे हैं हर ट्रेन के। ये अनपढ़ गवारों का देश है क्या? इस देश को बुलेट ट्रेन चाहिए, इस देश को मैगलेव ट्रेन चाहिए, और जनरल के डिब्बे में आप चले जाओ तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, 2 दिन नींद नहीं आएगी आपको, दहशत है जनरल के डिब्बे की भारत में। उसमें भी तो लोग ही बैठते हैं। फर्स्ट एसी सेकंड एसी क्यों सफर करता है इंसान? थोड़ी और ज्यादा आप सोचते हो कि चलो थर्ड एसी तो कर ही लूंगा, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन स्लीपर और जनरल के ख्याल नहीं लाता मन में। रीजन इज डेट कि आपको पता है ये भारत है सर, अनपढ़ गवारों का देश है। वहां फील होता है ना, चाय ले लो, चने ले लो, है ना, टाइम पास दाना ले लो, वहां फील होता है कि यार सच में अनपढ़ गवारों का देश है। तो इस देश को बार बार याद दिलाना पड़ता है हमें, छोटी छोटी चीजें। हमें पेट्रोल टैंक पर लिखवाना पड़ा यार कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये एमपी भोपाल, भोपाल इज द सेंटर, मध्य प्रदेश हार्ट है यार हमारे दिल देश का, और मध्य प्रदेश का दिल है भोपाल। आप पटना चले जाओ, एक बाइक पर 2 लोग बैठे हैं, दोनों हेलमेट लगाएंगे, अगर आपने एक सिंगल इंसान ढूंढ दिया जिसने हेलमेट नहीं लगाया, मैं आपको 1000 कैश दूंगा भाई, नगद इनाम, उस पर 10,000 का जुर्माना है सर। मैं मेघालय गया था, एक गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी में एक सिंगल इंसान वाला हेलमेट के नहीं दिखेगा आपको, और पीछे वाला भी लगाता है। तो नियम से ही इस देश को बांधा जा सकता है। पेट्रोल नहीं दे रहे तो एक इंसान तो खड़े होकर वहां हेलमेट बेच रहा है, 10-10 रुपए में किराए से दे देता है किलो, 10 का दे दो, 5 का दे दो, लगा के इस तरफ, वो उसी में कमा रहा है दिन का 2-4 हजार रुपए। बिजनेसमैन, बिजनेस आइडिया तो है भारत के पास। इसी देश को बांधने के लिए हमने कहा भाई 7 आर्टिकल्स में हम नहीं कर पाएंगे कंपाइल, हमें चाहिए 70-80 किलो का एक संविधान, ठीक है, जिसमें 2-5 हजार पेज हों, उसमें सारी चीजें लिखेंगे हम, जो जो सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते वो भी लिख देंगे, तब जाके इस देश को संभाल पाएंगे। तब जाके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। और हमने उठाई यूएसए तो वैसे आ गया हाथ में, इतना 39 पेज का हमने देख दिया कि हाँ 2-3 पॉइंट उठा ले रहे हैं। ऐसे यूएसएसआर, जहां यूएसए कैपिटलिस्ट अप्रोच को मानने वाला कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है सर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा है सोशलिस्ट है, सो नो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये टर्म जोड़ा है ना, सोशलिस्ट टर्म जोड़ा है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा जुड़वाया गया था। किसकी रिकमेंडेशन थी? 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, नहीं, रिकमेंड किसने किया था? फंडामेंटल जो ड्यूटीज जुड़े हैं वो किसने रिकमेंड किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सी कमेटी बनी थी मौलिक कर्तव्यों के लिए? पॉलिटी पढ़ी है? पॉलिटी नहीं पढ़ी? PSIR कैसे पढ़ लोगे तुम लोग डायरेक्ट? स्वर्ण सिंह समिति नाम सुना है? स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड की थे, उसी के रिकमेंडेशन पर पूरा 42nd अमेंडमेंट हुआ है। नॉट ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज, केवल मौलिक कर्तव्य भी नहीं जोड़े गए, पूरा 42nd अमेंडमेंट उसके रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग हुआ है। समझे मेरी बात? ये समझेंगे हम चीजें आगे। तो यूएसएसआर का संविधान था सर, और हमारे लिए जो यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, सोवियत सोशलिस्ट रशिया एक एग्जाम्पल था। तो इसका तो काम ही था क्या यूएसएसआर का? सोवियत सोशलिस्ट रशिया, और ये कम्युनिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री है सर। सोशलिस्ट अप्रोच है, सोशलिस्ट अप्रोच में, कम्युनिज्म की अप्रोच में डेमोक्रेसी लागू नहीं होती। तो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। रशिया से भी कुछ चीज़ें ली हैं, डिस्कस करेंगे क्या क्या लिया है, कैसे लिया है। इस तरीके का हमारा संविधान रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सोर्सेज जहाँ से हमने चीज़ों को उठाया है।
ठीक है, अब इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो सबसे पहले मुद्दा आए, इशूज आए, व्हाट वर द इशूज फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9 दिसंबर को संविधान सभा जब बैठी तो सबसे पहले बैठने के बाद पहले दिन तो शोक दिवस मनाया गया। 11 बजे सेंट्रल हॉल, न्यू दिल्ली की जो सेंट्रल हॉल है ओल्ड पार्लियामेंट का, वहाँ पर 11 बजे मीटिंग होती है। पहली मीटिंग, सब लोग आते हैं नहा धो के, चंदन पूजा पाठ लगा के, श्री गणेशाय नमः, और शुरू होती है बैठक। पहले 1 मिनट का मौन धारण किया गया। पहले दिन हमने मनाया शोक दिवस। क्या मनाया? प्रसन्न रेनकूट करके एक व्यक्ति थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का तो मौन धारण किया। 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद फिर शुरू होती। जेबी कृपलानी सबसे पहले बोलना शुरू कर दें। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में खड़े होकर सबसे पहले पहला शब्द जो बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो जेबी कृपलानी ने बोला। और क्या बोला? सभी का स्वागत करने के पश्चात उन्होंने बोला कि भाई हमें एक टेम्पररी चेयरपर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फ्रांस में ऐसा होता है कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली होता है उसी को एज अ चेयरपर्सन बना दिया जाता है। तो हम टेम्पररी चेयरपर्सन बना देते हैं ताकि वो इलेक्ट कर सके किसी परमानेंट चेयरपर्सन को। तो सबसे सीनियर कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को हमने क्या बना दिया? टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी, इन दोनों को हमने डिप्टी चेयरपर्सन बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। बीटी कृष्णामाचारी, सर राव बंगाल थ्रू वेंकटेश्वरी कृष्णामाचारी उनका पूरा नाम था। 2 उपाध्यक्ष बने। फिर बाद में एक नॉमिनेट और होंगे डिप्टी चेयरपर्सन, फ्रैंक एंथनी, जो नॉमिनेटेड चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाएंगे। सभा हो गई, फिर मुद्दे सामने आने लगे। क्या क्या मुद्दे, कैसे कैसे मुद्दे, सबने स्पीच देना शुरू किया। बड़ा संविधान बनाना था ना, सबको खुश कर सके। अंबेडकर जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा संविधान वैसा संविधान, अल्टीमेटली वो एक बात कहकर शांत हो जाते हैं कि हम कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना बना लें, लेकिन उस संविधान को फॉलो करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो वो संविधान बेकार है। और हम कितना ही बुरा संविधान क्यों ना बना दें, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो अच्छा संविधान कहलाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अबाउट द फॉलोअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन ऑफ द नेशन हु फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन। क्लियर कट माइंडसेट है ना उन लोगों का। तो ये केवल एक संविधान के बारे में नहीं है, ये पूरी बात हो रही है उस संविधान को मानने वाले लोग। और हमारी श्रद्धा नहीं है कि हमारे देश में है हमारी श्रद्धा। पहला मुद्दा क्या था सर हमारे सामने? द फर्स्ट इशू वाज अबाउट नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा। और यह मुद्दा क्यों? क्योंकि उस समय कुछ लोग आ गए थे जो कह रहे थे मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। 1905 में पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता विखंडित हो गई। 1906 में दिसंबर में जो है, सितंबर में मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हो जाती है, अजीमुल्ला खान और आगा खान वगैरह स्टैब्लिश करते हैं। 1911 में जिन्ना साहब इसके पार्ट बनेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। 1930 में एक व्यक्ति आएंगे, अल्लामा इकबाल, नाम सुना है इनका? अल्लामा इकबाल का नाम नहीं सुना? अल्लामा इकबाल ने एक गीत गाया है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। ये गाना सुना? ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। 1930 में ये व्यक्ति कहने लगता है कि भारत बुरा है, जब स्वतंत्र हम हो जाएंगे तो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट नेशन बनाएंगे, भारत को कुछ टुकड़े काट कर मुसलमानों को अलग देश बना देंगे। कहां से आए थे मुस्लिम? वो मुद्दा नहीं है। सेपरेशन क्यों जरूरी था? इन्होंने दिया विचार। अल्लामा इकबाल रिप्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी। व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी सेज दैट अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, और जो बचा हुआ एंड द रिमेनिंग पार्ट्स फॉर द अदर रिलीजन्स। बाकी तुम्हें बांटना है बांट लेना, जैसे रहना रह लेना, हम मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, और जो मुस्लिम चाहे वो हमारे साथ आ सकते, उसमें भी जो चाहे वो आ सकते हैं, जो चाहे वो रह लो यहाँ, फिर भी रह लो, सारी व्यवस्थाएं चल रही। 1934 एक व्यक्ति आते हैं, चौधरी रहमत अली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल सर सेपरेशन हम करा कर रहेंगे। क्या करेंगे सेपरेशन? कैसे होगा इंडिया का सेपरेशन? इन्होंने कहा देखो पंजाब वाला भाई और बहुत सारे मुस्लिम हैं वेस्टर्न पंजाब में, तो वेस्टर्न पंजाब तो हिस्सा बनेगा नए राष्ट्र का। अफगानिस्तान से जो सटा हुआ इलाका है वहां तो मुस्लिम रीजन है ही।
कश्मीर वाला, अरे कश्मीर कैसे छोड़ दें, कश्मीर तो हमारे माथे का मुकुट है, जन्नत है कश्मीर, 72 हुरे तो वहीं आएंगी, कश्मीर बोले वो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उन्होंने कहा सिंध वाला रीजन सर, सिंध तो नहीं छोड़ सकते। बलूचिस्तान ऑल्सो, जो आज अलग होने की मांग कर रहा है, याद है आपको, तो बलूचिस्तान भी हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। और इस तरीके से इन्होंने एक शब्द बना दिया, डेट वॉज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? चौधरी रहमत अली। एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा। ये बहुत पहले से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान शब्द ऐसे बन गया, आई साइलेंट, कोई मतलब नहीं उसका। पाक मतलब पवित्र, स्थान मतलब भूमि, पवित्र भूमि। और जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे या कोई हरकत कर दे सीज फायर का उल्लंघन, तो न्यूज पर लिखा आता है पाक के नापाक इरादे या पाक की नापाक हरकतें, लिखा आता है। तो ऐसा पाकिस्तान जहां नापाकी लोग रहते हैं। चलिए, तो द फर्स्ट इशू वाज नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा था। क्या हमारे अंदर इस देश की समरसता को देखने का भाव नहीं है? क्या हम इस देश को पसंद नहीं करते? ऐसा नो, बहुत सारे लोग चाह रहे थे हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम। किससे फ्रीडम चाहिए? देश से ही फ्रीडम चाहिए सर। हैदराबाद के नवाब कह रहे हैं कि हम तो अलग रहेंगे, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ के निजाम कहने लगे कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। भेजी सब सरदार साहब ने सेना, बोलो जूनागढ़ के नवाब कुत्तों की शादी करा रहे हैं। कुत्तों से बड़ा लगाव उस व्यक्ति को, 5000 प्लस कुत्ते थे उसके पास। और आपको जब कुत्तों की शादी होती थी, ऐसी शादी नहीं होती थी, आस पड़ोस के सभी 250 रियासतों के राजा महाराजा आते थे, हल्दी होती थी, मेहंदी होती थी, संगीत होता था, फेरे होते थे, ऐसे कुत्तों की शादी होती थी। और जब सरदार साहब ने सेना भेजी तब अपने प्राइवेट प्लेन में कुत्तों को लेकर भागे थे। पत्नियों से बोल दिया था माफ करना बेगमों, जगह नहीं है, कुत्ते ही बैठ पाएंगे इसमें। और लास्ट में कुत्तों ने ही काटा था उस व्यक्ति को, रेबीज हो गया था, भौं करते कुत्ते की मौत ही मारा गया वो। जूनागढ़ भारत का, आज जूनागढ़ हमारे लिए मायने रखता है वो क्षेत्र। और ऐसी 562 रियासतों को हमने एक किया। आज क्या हमारे सामने ऐसे सेपरेशन की सुनी आते? पंजाब खालिस्तान की मांग कौन कर रहा है? निहंग सिख, ऐसा सुन लो, सवाल लिए सिख हमसे मांग करते हैं कि सर हम अलग होंगे, इस देश के टुकड़े होते कौन है? अपना खून सींचा है इस देश को बनाने में क्या? सभी का खून शामिल है, किसी के अब्बा जान का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो किसी अब्बू जान चलेगा पाकिस्तान, उनका हिंदुस्तान थोड़ी है, ये है उसका है, लेकिन है ठीक है। तो भाई ये है। दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ब्रॉड होना चाहिए या लिमिटेड होना चाहिए? विस्तृत बनाए या छोटा बनाए? और इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं कि भाई क्लियर कट हो चुका था कि यार छोटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा, हर एक चीज रिटर्न चाहिए। हम बेटे थोड़ी हैं जो कुछ लिखा नहीं है फिर भी फॉलो हो रहा है। यहां तो लिखा लिखाया फॉलो नहीं होता है। जिस दीवार पर लिखा होता है यहां थूकना मना है, लोग उसको थूक थूक कर ढक देते हैं, मना को ढक देते हैं, तो लिखा जाता है, वो हमें समझ में आता है यहां थूकना है। ये है भारत। अगर हम आज़ादी दे दें तो हमारे यूपी और बिहार के जो लोग हैं और उनको ताजमहल में अनुमति दे दी जाए तो लाल किला बना देंगे उसको एक दिन में, थूक थूक के। नहीं बना देंगे क्या? ये है सर भारत। तो बुराई नहीं कर रहा, मैं इस देश का नागरिक हूं यार, मौका आएगा 10-15 को तो मारूंगा, अपनी जान नहीं दूंगा मैं इस देश के लिए, जान लूंगा मैं 10 लोगों की, ताकि कोई उंगली ना उठा पाए। मैं जान देने में विश्वास नहीं रखता, लेने में विश्वास रखता हूं। मैं क्यों मरूंगा? मैं इस देश के लिए जान दे सकता हूं। छोटी चीज है जान देना, तो वो तो कायर का काम है, कोई भी जान दे देगा। जान लेना बड़ी बात है सर, 20-25 पे तो भारी पड़ ही जाएंगे। अगर हाथ में AK-47 आ गए और सामने 150-200 पाकिस्तानी खड़े हैं तो 20 को तो मार ही कराएंगे। इतना तो PUBG में स्किल आ गई है हमें, ठीक है, हेडशॉट कैसे मारते हैं। तो विस्तृत संविधान चाहिए या छोटा? विस्तृत चाहिए सर। इस देश के लोगों को हर एक चीज लिख के बतानी पड़ेगी, और इतनी लिखी हुई बातों में लड़ पड़ते हैं। हाँ। दूसरा सर, इतना विस्तृत संविधान उन्होंने बना दिया, अब समस्या क्या आ गई? पीपल सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? लॉयर्स पैराडाइज।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना टफ है, इसकी भाषा इतनी टफ है सर कि वकीलों को समझ में आती है, इतने दाव पेंच हैं कि वकील ही समझ पाते हैं उन्हें। क्योंकि बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनमें 63% प्लस लोग एडवोकेट थे। बनाने वाले, आज की पार्लियामेंट का एजुकेशन लेवल देख लो कि आज की पार्लियामेंट में कितने परसेंट लिटरेसी रेट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने परसेंट लिटरेसी रेट था। तो लगभग 95% लोग तो लिटरेट थे वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और एडवोकेट थे। अरे गहरे नत्थु गहरे लोगों ने संविधान नहीं बनाया, संविधान बनाया है बुद्धिजीवियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल साइंस के, लॉ के जजेस उसमें शामिल थे। एम.एन. रॉय, बी.एन. राव, अंबेडकर जैसे वहां पर महायोद्धा थे अपनी अपनी फील्ड के। हम अंबेडकर जी को जानते हैं, अंबेडकर जी से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति जिन्ना था। मैं जिन्ना का बहुत सम्मान करता हूँ। सेपरेशन वाला मुद्दा हटा दिया है, जिन्ना से ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति कोई नहीं था। जिन्ना की टक्कर का एकमात्र व्यक्ति था भारत में, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बाद 32 डिग्रियां थी। जिन्ना हल्के में मत लेना, उसको गाली देने के लिए उसका लेवल अचीव करो पहले। आप सोचो, एक व्यक्ति ने एक देश के टुकड़े कर दिए हों, वो व्यक्ति कितना दमदार होगा, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे ब्रेन वॉश करता होगा वो लोगों का। वो करेजा देखो आप उसका कि कोई भी गोली मार देता उसे रात में। हाँ, हम तो बात कर दें, अगर आज मैं यहाँ 4 बातें बोल दूं तो कल को पब्लिश हो जाए चीजें, तो मुझे डर रहेगा कि यार ऐसा ना हो कोई घेर ले, कोई मार दे, कुछ कर दे, एक्सीडेंट कर दे, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन बुश ने अलग देश की मांग कर दी और करवा लिया, लाखों लोगों का शहादत दे दी। डायरेक्ट एक्शन दे, 16 अगस्त 1946 हजारों लोग मारे गए थे नोआखली से। गांधी जी नोआखली गए थे फिर पश्चिम बंगाल। तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, क्या लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है सर, क्योंकि इतना बड़ा संविधान है, इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। बना दिया हमने लेकिन लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, और तो और एक और क्वेश्चन यहां पर उठता है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रखेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो संविधान सभा की प्रकृति, पहला प्रश्न। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड क्वेश्चन। संविधान की प्रकृति क्या होगी, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन था। तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा रखा जाएगा इसको। कहा है ना, चर्चिल का क्या कहता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। एक व्यक्ति आए, साइमन, जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन लेकर आए, तो उनका स्टेटमेंट क्या है। सर जॉन साइमन कहते हैं कि संविधान सभा केवल हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की प्रतिनिधि सभा है संविधान सभा। क्या ब्लेम नहीं था ये, जबकि क्या नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सर। 299 मेंबर्स हो गए थे बाद में, 389 के बाद बताऊंगा स्ट्रक्चर पूरा। इसमें क्या नहीं था, इसमें 164 प्लस हिंदूज थे, इसमें लगभग 89 के आसपास मुस्लिम्स थे, इसमें 32 लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, इसमें 3 पारसी थे, 3 सिख थे, इसमें जो है अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं, एसटी से बिलोंग करने वाले लोग थे। इसमें 15 विमेन्स ऑल्सो। दक्षिणी वेलायुधन, ओनली 1 सिंगल विमेन फ्रॉम एसटी, शेड्यूल कास्ट से आने वाली एकमात्र महिला दक्षिणी वेलायुधन। एनी मासाक्रीन, देसी रियासत का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एकमात्र महिला एनी मासाक्रीन भी तो थी। मध्य प्रदेश से एक महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर, सुना है इनका नाम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी है पॉलिटी में, नहीं पढ़ी। 15 महिलाएं, ठीक है, लीला रे, उसके साथ साथ राजकुमारी अमृता कौर, दक्षिणी वेलायुधन, एनी मासाक्रीन, एक मुस्लिम महिला, क्या नाम था मुस्लिम महिला का जो संविधान सभा में थी, बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या आप कह सकते हो हिंदुओं की संस्था या कांग्रेस की संस्था? क्या नहीं था इसमें। हर धर्म, जाति, लिंग के व्यक्ति आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिल रहा है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर भी तो क्वेश्चन उठाए थे। अगर एक ही धर्म की, क्या पूरा देश से मान लेता? फिर सिख भी तो थे इसमें, 4 सिख थे लगभग,
हर तरीके का इसमें व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। और कैसा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखा? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ऐसा संविधान है हमारा, ऐसा देश है, नेचर ऑफ नेशन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो बताती है हमें नेचर ऑफ द स्टेट। तो 5 टर्म्स लिखते हैं नेचर ऑफ द स्टेट में, जो प्रीएम्बल के शुरू के 5 शब्द हैं, ये बताया गया हमें। गटे माय पॉइंट। अब समझना यहां से, और भी कई समस्याएं हमारे सामने यहां पर आई। तो कुछ समस्याओं में सर सबसे बड़ी समस्या थी कि यार जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक न्याय के लिए क्या मार्ग खोज पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। पाथ फॉर सोशल जस्टिस, क्या हमारा संविधान सामाजिक न्याय के लिए मार्ग खोज पाएगा? क्या खोज पाया? ऑलमोस्ट खोजा। और एक ऐसा संविधान हमने, यार नेपाल का, भूटान का संविधान 25 साल में बना, पाकिस्तान का संविधान 25 साल में बना और आज तक लागू नहीं हो पा रहा ढंग से। चीन के संविधान बनाने में चीन के हौसले बुलंद हो गए। 1889 में जापान ने अपना संविधान बनाया, तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1889 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं दे पाए वो, बाद में, बहुत बाद में डेमोक्रेसी आती। हमने संविधान बना के खड़ा कर दिया। अमेरिका कब आजाद हुआ? 1776, 4 जुलाई 1776 को। 1787 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद 89 में उसका संविधान लागू होता है। कितने साल लग गए? 12 साल लग गए अमेरिका को, 13 साल, 14 साल, 13-14 साल कंप्लीट होने के बाद संविधान बना पाया। ब्रिटेन का संविधान 1215 से स्टार्ट हुआ था, मैग्ना कार्टा लागू हुआ था जब। उसके बाद धीरे धीरे 1688 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ, आज भी डेवलप ही हो रहा है। और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, लगभग 3 साल कह सकते हो आप। कितने बोला? और किसका? अमेरिका की आबादी कितनी थी उस समय सर? 12-13 करोड़। जापान की आबादी कितनी थी? 4-5 करोड़। ब्रिटेन की आबादी कितनी होगी? 2 करोड़ मुश्किल से। और दुनिया कोई भी देश देख लो आप। भारत की आबादी उस समय 40 करोड़ थी। पूरे वर्ल्ड की आधी, चीन और भारत की आबादी मिला के पूरे वर्ल्ड की आधी होती थी। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है ना। देयर आर 8 अरब पीपल लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। 8 अरब की जनसंख्या जी रही है सर। चीन और भारत की मिलाकर 3 अरब होती है टोटल। 8 अरब में से 3 अरब किसके पास है? 2 देशों के पास, चीन और भारत। और भारत के पास सबसे बड़ी जनसंख्या है वर्ल्ड की। चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, 140 करोड़ प्लस हो गए। चीन 137 करोड़ कुछ पर है। कंपटीशन चल रहा है। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। भारतीयों को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। अब यहां पर, क्योंकि हमारे लिए तो बच्चे ईश्वर का वरदान है ना, हम कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं समझते। हमारे लिए भगवान जो हैं वही बच्चे देते हैं। कुछ समझ में आया कल और आज की क्लास में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका विजन क्या होगा? इन 2 क्लास में हमने इतना समझा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या होगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हेडिंग डालो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण। और लिखो इसमें, a constitution is a fundamental and supreme law that governs a nation or state। संविधान एक मौलिक और सर्वोच्च कानून है जो किसी राष्ट्र या राज्य को शासित करता है। It establishes the framework for government। The framework for government, यह सरकार के ढांचे की स्थापना करता है।
comma, framework for government, comma, outlines the distribution of power, शक्तियों के वितरण को रेखांकित करता है, comma, and provides the fundamental principles and rules, और वे मौलिक सिद्धांत व नियम प्रदान करता है शक्तियों के वितरण को रेखांकित करता है और वे मौलिक सिद्धांत व नियम प्रदान करता है by which a country is governed, जिनके द्वारा किसी देश का शासन होता है, किसी देश का शासन होता है। Constitution vary in a form and content. संविधान रूप और विषय वस्तु में भिन्न होते हैं। Comma, but they typically define the structure of the government. लेकिन सामान्यतः वे सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार, और कर्तव्यों, वे सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स, तथा कानून बनाने, द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन, तथा कानून बनाने और लागू करने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं। And the procedures for making and enforcing laws, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इंडियन नेशनलिज्म इज अ मल्टी फेसिटेटेड, या ऐसा लिखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मल्टी फेसिटेड एंड enduring socio-political movement, भारतीय राष्ट्रवाद, पैराग्राफ से लिखना, भारतीय राष्ट्रवाद एक बहुआयामी और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन रहा है। बहुआयामी और स्थायी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन रहा है। सोशियो-पॉलिटिकल मूवमेंट, कॉमा, has been extensively analyzed and celebrated by scholars, जिसे इतिहास भर विद्वानों और नेताओं ने analyzed and celebrated by scholars and leaders throughout history, विद्वानों और नेताओं ने व्यापक रूप से थ्रू आउट द हिस्ट्री, व्यापक रूप से
स्कॉलर्स एंड लीडर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री। व्यापक रूप से विश्लेषित और प्रशंसित किया है। एक्सटेंसिवली एनालाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड बाय स्कॉलर्स एंड लीडर्स थ्रू आउट हिस्ट्री। महात्मा गांधी, वन ऑफ द सेंट्रल फिगर, one of the central figures in India's struggle for independence। महात्मा गांधी कॉमा जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के केंद्रीय व्यक्तित्वों में से एक थे, लड़ाई के केंद्रीय व्यक्तित्वों में से एक थे, कॉमा encapsulated the spirit of Indian nationalism। encapsulated, INCAPSU, encapsulated the spirit of Indian nationalism ने अपनी अहिंसा की विचारधारा से with his philosophy of non-violence भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को समाहित किया। He famously said, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, You must be the change you want to see in the world। आप वही परिवर्तन बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना स्टेटमेंट। You must be the change you want to see in the world, emphasizing the importance of individual commitment। Emphasizing the importance of individual commitment to the national cause। जो राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। अब सर क्वेश्चन आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी क्वेश्चन में इस टाइप का आपको देना पड़ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में आपको कुछ बोलना पड़ सकता है। तो आपकी बात ज़्यादा वजन देगी या किसी फेमस स्कॉलर का स्टेटमेंट ज़्यादा वजन देगा। आप कहो कि ग्रैनविल अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविल ऑस्टिन और अकॉर्डिंग टू मी, तो क्या फ़र्क है, कौन सा देना सही है। ऑस्टिन का देना सही है। तो दो तीन स्कॉलर के हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा, और वो रटने हैं, आपको स्टेटमेंट रटने पड़ेंगे। अगर आप किसी फेमस स्कॉलर का स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपको उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन से, आपके आंसर से रेलेवेंसी को सेट करना पड़ेगा कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मेरे आंसर से रिलेवेंट है, और उस स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको समराइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी टिप्पणी अगर आप जोड़ोगे तो उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी सर आपको, है ना। पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती हैं कि किस व्यक्ति का क्या स्टेटमेंट है। कांट ने क्या कहा है, हिगल ने क्या कहा है, मार्क्स ने क्या कहा है, जॉन लॉक, रूसो, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार पढ़ के। ये स्टेटमेंट हमने सुना है कि भाई जो बदलाव आप संसार में देखना चाहते हैं आप वही बदलाव बने, तो ये गांधी का स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट लिखा जाता है ऐसे वाले पेपर में, और 2000 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कर दोगे? ये लाइन लिखी आ गई, इसको 2000 शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलो बोलो बोलो, बताओ।
अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में क्या चल रहा है, क्या बता रहा हूं मैं? अभी तो मैं संविधान का महिमा मंडन कर रहा हूं, मतलब संविधान के भजन गा रहा हूं आपके सामने। ये हमारा संविधान कितना अच्छा है, कहां से हमने क्या लिया। ये हमारी शुरुआत है PSIR ऑप्शनल की, समझे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, अवधारणात्मक फाउंडेशंस, अवधारणात्मक आधार। और यहां पर जब हम कंसेप्चुअल फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल फाउंडेशंस क्या होता है? कंसेप्चुअल फाउंडेशन, तो सबसे पहले इसमें एक सब हेडिंग डालो पॉइंट के अंदर, पॉइंट स्कॉलर्स व्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, स्कॉलर्स व्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर विद्वानों के विचार। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन का, ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन लिखेंगे सर, रिनाउंड फॉर हिज वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लेना इनका इतना, भारतीय संविधान पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, रिनाउंड फॉर हिज वर्क ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्टिन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ऑस्टिन सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बट हाउ कैन बी एक्सप्लेन दिस टर्म? How can we explain the title of living document? And how can you prove this sentence that Indian Constitution is a living document? Biologically it is not possible. How can a document is a living entity or not? हो सकता है क्या? But when Granville Austin says Indian Constitution is a living document, it seems they talk some deep meaning. क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें 1949 में लिख दी गई थी वही सेम टू सेम आज तक लिखा है? वही का वही लिखा है क्या? नहीं लिखा। क्या हुआ उसके साथ? छेड़खानी हुई है। 108 बार संशोधन हुए हैं कि नहीं? और 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बारे में बताया आपको। क्या कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। व्हाई वी सेड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? रीजन इज दैट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चेंजेस द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। ठीक है, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने उसको रीसेटल किया है जैसे तैसे, नहीं तो गया था भारत का संविधान। हमारी गिनती पाकिस्तान और म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, तख्ता पलट, ये सारी चीजें, इनमें हमारी गिनती भी आती। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपके पड़ोसी देश हैं कि नहीं? क्या चल रहा है इनमें? आर्मी रूल, मिलिट्री रूल। भागी महबूबा मुफ्ती दिल्ली में सडनली आके बांग्लादेश से। रोहिंग्या मुसलमानों ने क्या किया? क्या हुआ था म्यांमार में? वहां से भी लीडर भागी थी। तालिबानी गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान में। हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा कि अजीत डोभाल ने कब्जा कर लिया भारत पे, अजीत डोभाल के कंट्रोल में रहेंगे अब हम। नहीं सर, हमारे इस देश के प्रति फीलिंग है नेशनल इंटीग्रिटी। वी आर बिलीविंग इन द नेशनल इंटीग्रिटी। हम भारत की एकता में भरोसा करने वाले लोग हैं, कर रहे हैं। इस देश से हमारा प्रेम है कि नहीं? 15 अगस्त के दिन मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक बस में मैं हूं और वो ड्राइवर जो है, मैं मेघालय से लौट रहा था, तो बस का ड्राइवर बस रोक कर उतरा और एक छोटा सा झंडा लेकर आया और उसने अपने बस के सामने साइड में लगा दिया उसको, बड़े प्यार से साफ करके। किसी ने कहा उससे क्या इस काम के उसको पैसे मिले? लेकिन यह क्या शो करता है? उस व्यक्ति का इस देश से प्रेम, और इस प्रेम को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया हमें कि हमें इस देश से प्रेम करना है? हाँ,
अगर नेशनल एंथम होने लगे तो हम खड़े हो जाते हैं। एक गीत गाया जाता है, जनगण मनगढ़, क्या बोलते हैं, जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि रंग। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठवाड़ा, द्राविड़ दक्षिण भारत का क्षेत्र, उत्कल उड़ीसा का क्षेत्र, बंग बंगाल वाला क्षेत्र, विंध्य हिमाचल यमुना, विंध्य पूरा विंध्याचल, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। भारत की महिमा गान करते हैं ना, वो वेदों से करते आ रहे हैं। उत्तरम यस समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम यत्र संतति भारती। जो उत्तर में जिसके हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, उस क्षेत्र बीच के क्षेत्र को हम भारत कहते हैं और उसकी संतान को हम भारतीय कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई घटना है जो हम भारत से प्रेम दर्शाती, और संविधान इस प्रेम को समेटकर इंटीग्रेट करता है और मजबूत करता है, और इसमें कोई भी इफ और बट ना हो इसकी व्यवस्था करता है। आई बात समझ लो, हमारा इस देश के प्रति प्रेम है, ये श्रद्धा है, सम्मान है। जिन लोगों ने इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने में हमारी सहायता की है, परिणाम बलिदान दिया है अपना, उनके हम गुणगान करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पर कुमार विश्वास लिखते हैं, कारगिल युद्ध के टाइम पर कुमार विश्वास एक कविता लिखते हैं कि है नमन उनको कि जिनके सामना बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। क्यों कह रहे हैं कुमार विश्वास ऐसा? जो तो गिर गए वो तो गए ना, अब उनकी पूजा वंदना क्यों, किसके लिए गए वो? सड़क पर तो रोज 5000 लोग मर जाते होंगे भारत में, एक्सीडेंट हो जाता है। उनके सामने बौना हिमालय किया है कभी हमने? है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, हिमालय को बौना कर दिया उन लोगों के साथ जो धरा पर गिर गए, धरती पर गिर गए मरने के बाद, लेकिन आसमानी हो गए, देवता तो लोग है। हाँ, तो वो एक महिमा मंडन इस देश की ये निष्ठा, ये हमें संविधान सिखाता है। इसी से द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनलिज्म का सेंटिमेंट हमारे अंदर जागता है। ठीक है, इन चीजों को हमें धीरे धीरे अब एक्सप्रेस करना सीखना है। ये हमारे अंदर भाव है, हम समझ रहे हैं, संविधान का गुणगान कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे हम कंसेप्ट में उतारते हुए नोट्स बनाते चलेंगे, और मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसको एक्सप्लेन कैसे करना होता है। लिखें। तो ऑस्टिन एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि समय के साथ अपने आप को बदल रहा है, और जिसमें बदलाव आ रहा है वो जीवित है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ऑस्टिन ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में महत्व दिया। He viewed the Indian Constitution as a dynamic framework. He viewed the Indian Constitution as a dynamic framework. जीवंत दस्तावेज के रूप में महत्व दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क डेट कोड अडॉप्ट। उन्होंने भारतीय संविधान को एक गतिशील ढांचा माना। उन्होंने भारतीय संविधान को एक गतिशील ढांचा माना। डेट कोड अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस while preserving its core values। जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है, और अपने मूल्यों को बनाए रख सकता है, while preserving its core values. He argued that the Indian Constitution was a unique blend. उनका तर्क था कि भारतीय संविधान was a unique blend of socialist and liberal elements। भारतीय संविधान समाजवादी और उदारवादी तत्वों का एक अद्वितीय मिश्रण है। सर सोशलिस्ट और लिबरल ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है, हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ब्लेंड ऑफ अ सोशलिस्ट एंड लिबरल एलिमेंट्स।
उदारवादी और समाजवादी तत्वों का एक अद्वितीय मिश्रण। अलग अलग स्कॉलर्स के व्यू देखते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी कुछ व्यू देखेंगे कि कुछ फेमस स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होने चाहिए। जिन लोगों के विचारों ने, किताबों ने, उनके थॉट्स ने ही तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को शेप दिया है, तो उन लोगों के थॉट्स को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा साथ में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल विचारों का खेल है, एक्सप्लेनेशन का खेल है, अलग अलग डायमेंशन का खेल है। इसको पकड़ना सीख गए तो ऑप्शनल आपकी कमांड में आ जाएगा। जितने आप डायमेंशन से सोच सकते हो उतना सोचना शुरू कर दो, ठीक। अगला नाम लिखेंगे जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक, लॉक की एक बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें वो बताते हैं कि एक्चुअल में संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान का बेसिक काम क्या होना चाहिए। लॉक का मानना है मेन कि भाई नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ राइट्स कॉल्ड नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स आर दैट विच वर एग्जिस्टेड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व में आने से पहले भी लोगों के पास थे। क्या जीवन जीने का अधिकार राज्य ने हमें दिया है या ये तो पहले से है? हाँ, अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर। बंदर थे, जिस बंदर का मन जिस डाल पर कूदने का करता है वो कूदता है सर, जिस दूसरे बंदर को थप्पड़ मारने का मन करता है वो मारता है। आप 4 बंदर को चने डाल दो, एक को ना मिले तो 3 और बंदरों से छीन लेगा वो चने अकेले। दैट इज नेचुरल राइट। क्या ऊपर से कोई आता है तलवार लेके कि अरे तुझे फांसी चढ़ा दूंगा मैं? क्या आते हैं यमराज या चित्रगुप्त लेकर के इसने केला छीन लिया इसका लिख दो? नहीं, वो नेचुरल राइट है, वो प्रकृति की देन है। वो व्यवहार में झड़प और वो सारी चीजें, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, कल समझाया था कन्फ्लिक्ट। हर व्यक्ति, हर इंसान तो कन्फ्लिक्ट में है। सरकार कन्फ्लिक्ट में है, दोनों स्टेट कन्फ्लिक्ट में है, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, फैमिली कन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, हमारा खुद से द्वंद्व। सुबह उठ जाऊं कि अलार्म कट कर दूं, अनदर टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट है। सुनो, हाँ, थक गया हूं, बैठा रहूं, PSIR क्लास स्किप कर देता हूं कि घर चला जाऊं, ये भी तो एक वैचारिक कन्फ्लिक्ट है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट। तो प्रकृति में हर क्षण, हर जगह, हर एक बिंदु पर आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। संघर्ष का नाम ही जीवन है। इसलिए तो बुजुर्ग बड़ी गहरी बात बहुत छोटे शब्दों में कह गए, लेकिन हमें समझ में कहाँ आता है। क्या कहते हैं बुजुर्ग? संघर्ष का नाम ही जीवन है। यही तो है। कल मैंने कहा था ना कि मौत तो नाम से बदनाम है, वरना दर्द तो जिंदगी देती है। तो नेचुरल राइट जो स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले थे सर, हमें हर एक चीज जो जहां चाहे, जिस पेड़ पर चाहे, हमारा अधिकार, वही हमारी संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा नेचुरल राइट है कि नहीं? तो नेचुरल राइट उनको कहते हैं जो स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। आपने फंडामेंटल राइट पढ़े? सो गिव आंसर टू माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंडामेंटल इन फंडामेंटल राइट्स? माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंडामेंटल इन फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों में मौलिक क्या है? स्ट्रक्चर्ड आंसर देने की कोशिश करो थोड़ा। बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लिखाऊंगा भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक ने क्या लिखा है? लिखो, लॉक्स टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट, significantly influenced constitutional thought.
he believed that a constitutional should protect natural rights. ने संवैधानिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। He believed that a constitution should protect natural rights, including life, liberty and property. Including life, liberty and property. उनका मानना था कि संविधान को प्राकृतिक अधिकारों and that government should be limited in their power, and that government should be limited in their power. लिखो, and that government should be limited in their power. प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। Power to protect these rights. Power to protect these rights. और सरकार की शक्ति को इन अधिकारों की रक्षा तक सीमित रहना चाहिए। और सरकार की शक्ति को इन अधिकारों की रक्षा तक सीमित रहना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड इन देयर पावर टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। हो गया, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। अब फिर से जॉन लॉक का स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है सब। लॉक कह रहे हैं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाओ जो नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे, जीवन को सुरक्षा दे। ऐसा संविधान हो जो संपत्ति को सुरक्षा दे जनता की, ना कि वो संपत्ति गरीबों से छीन छीन कर 1% जो धनाढ्य वर्ग हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, उन तक पहुंचा दे। यही तो होता है। अब लॉक कह रहे हैं कि यार जो सरकार है ना, सरकार की शक्ति कितनी हो, सरकार के पास केवल इतनी शक्ति हो कि इन वो राइट्स को, इन नेचुरल राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके, बस। क्योंकि उनका मानना है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट होती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट होती है। सरकार को जितनी शक्ति दोगे उतनी ज्यादा वो भ्रष्ट होगी, ये लॉक का कहना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या बढ़िया बात कह रहा है ना लॉक, मतलब दिमाग झंझना जाता है कि लॉक कितनी अच्छी बात कह रहा है। तुम सरकार को कोई शक्ति मत दो, क्या शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि वो तुम्हारे अधिकारों की रक्षा बस कर पाए, उससे 1 इंच ज्यादा शक्ति मत दे देना। ये लॉक कह रहा है, वो जान रहा है कि सरकार धो देगी। गेटिंग माय पॉइंट? समझेंगे चीजों को आगे। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखी। क्या कह रहा है मॉन्टेस्क्यू? कह रहा है भैया एक व्यक्ति में अगर पूरी शक्ति होगी, इफ अ सिंगल पर्सन गवर्न ऑल द पावर्स he shall be dictator, he must be dictator. That's why Montesquieu presented the new concept that was separation of power. 3 similar bodies with 3 different type of powers: execution, legislature and judiciary, and every institution have a different power and right to regulate their own authorities and powers etc. जो हम कह सकते हैं। तो जो मॉन्टेस्क्यू भाई साहब हैं, फ्रांस के एक विचारक है, राजनीतिक विचारक, उन्होंने कहा कि देखो भैया शक्ति एक व्यक्ति में अगर आ गई तो वो तहलका मचा देगा। और तहल 2000 सालों से तो एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति रहती है हमेशा, जहां भी रूल करता है ना। जो राजा है उसके हाथ में शक्ति है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 3 अलग अलग अथॉरिटी बनाओ, न्याय करने के लिए न्यायपालिका जुडिशियरी बनाओ, एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव बनाओ, विधि बनाने के लिए एक अलग लेजिस्लेचर बनाओ। इन सब का हेड भले ही आप किसी एक को बना दो अलग अलग तरीके से, लेकिन इन्हें इस तरीके से इनकी पावर सेपरेट करो, एक दूसरे को कंट्रोल करें। अपनी पावर्स का मिसयूज करने पर 2 अदर अथॉरिटी एक को कंट्रोल कर सके। तो होता है जज अगर संविधान का दुराचार करते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर पार्लियामेंट हैव द पावर टू इशू इम्पीचमेंट।
महाभियोग जारी कर सकती है, वो प्रक्रिया शुरू करती है, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर देती है। और अगर असंवैधानिक कृत्य करता हुआ कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, धोखे से चुनाव आयोग को मूर्ख बनाकर प्रधानमंत्री बन जाए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था 24 जून 1975 की वो घटना। तब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, ऐसा नो। तो यही तो समझाना चाहता था मॉन्टेस्क्यू, एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं आनी चाहिए। लिखना, हेडिंग डालो मॉन्टेस्क्यू, मत डालो, कल डालना। मॉन्टेस्क्यू, अंबेडकर और बेंजामिन फ्रैंकलिन के थॉट के बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कार्य क्या होने चाहिए। समझ में आ रहा है संविधान? अभी तो मैं आपको इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ यार, ये तो सबसे इजी है। पॉलिटी पढ़ा है ना आपने ईमानदारी से? तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको रूट नॉलेज है पूरा, और रूट नॉलेज का मतलब होता है द एब्सोल्यूट नॉलेज। रूट नॉलेज इज एब्सोल्यूट नॉलेज सर। रूट नॉलेज का मतलब एनसीईआरटी बैच में अगर पॉलिटी पढ़ ली, इसका मतलब आप संविधान का पूरा ज्ञान है आपको, हर एक कंसेप्ट से आप अवगत होने चाहिए। एडवांस का क्या होता है? करेंट एग्जाम्पल और कुछ फैक्ट के साथ जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेना एडवांस होता है। लेकिन एनसीईआरटी पर्पस से पढ़ा है तो आपको सब पता होना चाहिए, है ना? तो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी आप रेफरेंस में बुक हैं या क्लास नोट्स, उनको रिवीजन शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे समय निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगो, ठीक है? तो और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और यहाँ जो पढ़ोगे वहाँ भी वही पढ़ोगे। सोचो जीएस पेपर सेकंड कितना आपका मजबूत हो रहा है, और पीएसआईआर का आपका एक पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है पूरा, लगभग 125 मार्क्स का यहाँ गेन, और 250 नंबर का वहाँ 125 का, वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा 125 3 पूरा 300 नंबर की प्रिपरेशन एक साथ हो रही है ना, 250 नंबर की। तो बड़ा गेम चल रहा है, मतलब ये 1 महीने में ये पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी 250 नंबर की विद इन 30 डेज। तो अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है? ये मान के चलो कि जीएस पेपर 2 और पीएसआईआर का जो पेपर 1 का पार्ट भी है वो एक साथ आपका चल रहा है, दोनों एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ते जाना, और जो नोट्स बनवा रहा हूँ इनको अच्छे से बना लेना। ये नोट्स हमारी सालों की मेहनत का निचोड़ हैं जो हम आपको लिखा रहे हैं, इनके साथ लापरवाही मत करना। अच्छे से रजिस्टर बना लो, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। कल को कोई स्टूडेंट बोले तो उसको दे दो कि हाँ इनको कॉपी करा के पढ़ लो, उद्धार हो जाएगा। इतने अच्छे नोट्स बनाना है ना। चलो, थैंक यू सो मच।